नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल गुरुकुल। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केस। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस केस जो होता है उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, फाइलिंग से लेकर के जजमेंट तक की क्या क्या स्टेजेस से जो है केस गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो है इस एक्ट के बारे में तो लोगों को पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा के ऊपर एक्ट है, लेकिन उसके अंदर क्या स्टेजेस हैं ये उनको नहीं पता होता है और वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस स्टेज के बाद क्या स्टेज आएगी या हमको क्या करना है। तो ऐसे में जो आज मैं आपके साथ जो है एक फ्लो चार्ट जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस केस की जो है वो सभी स्टेजेस जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि एक मैंने फ्लो चार्ट की जो है वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है उसका फ्लो चार्ट है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है फाइलिंग द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट अलॉन्ग विद अदर सेक्शंस एज पर द केस। देखिए, जो भी आपका केस है, जो भी आप रिलीफ लेना चाहते हैं उसमें कई तरह के रिलीफ हैं। इकोनॉमिक रिलीफ है, मॉनेटरी रिलीफ है, बच्चों की कस्टडी का है, कई तरह के रिलीफ जो हैं उसमें आ जाते हैं। जो भी आपकी कंप्लेंट है एज़ पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आपको जो है कंप्लेंट फाइल करनी होगी। वो कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है ये मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप वो कंप्लेंट जो है सीधी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं, या फिर जो है आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने भी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने ही करनी होगी या मजिस्ट्रेट के सामने ही करनी होगी। तो दोनों ही अथॉरिटी दी हुई हैं जहाँ पे आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उस पर कोई भी ऑर्डर करने से पहले मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो मंगवाए। तो इसलिए जो है सेकंड स्टेप पे जाते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी जो है मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाएगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो वो उसके ऊपर जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगाएगा। और वो जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो होगी वो प्रोटेक्शन ऑफिसर ही उसको देगा। यानी कि जब भी मजिस्ट्रेट के पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा, कंप्लेंट फाइल होगी, कंप्लेनेंट सीधी जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट जो है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया है उसकी जो है वो आगे जो है फॉरवर्ड कर देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को टू ऑब्टेन द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर हम बात करते हैं कि यदि कंप्लेनेंट जो है सीधी ही प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास चली जाती है कि मुझको है ये ग्रीवेंसेस हैं और मैं जो है ये कंप्लेंट है मेरी, आप दर्ज करिए, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी जो है उसकी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो उस कंप्लेंट के बेसिस पर जो है एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। तो दोनों ही केसेस में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी ही बनेगी। फर्स्ट केस में ये होगा कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि वो जो है इस पर कार्रवाई करके डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दे। और अगर सीधी जो है कंप्लेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर खुद जो है उसके ऊपर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा। के बाद आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। The court will take cognizance and issue summons to the respondent and protection officer for the appearance and the domestic incident report। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है सम्मन कहीं भी इशू नहीं होंगे जब तक कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आ जाएगी। तो कोर्ट में यदि केस जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा। और यदि सीधी जाती है तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना करके जो है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो जो है केस को फिर फाइल करेगा इन द कोर्ट। ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी जो है कंप्लेंट डाल देते हैं। ऐसी सूरत में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है जो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम कॉग्निजेंस लेना है उसके बेसिस पर जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा या बनाएगी, और वहाँ से जो है एक जो है वो केस बना के जो है मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। तो जब भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो फाइल होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, तो उस टाइम पे जो है वो कंप्लेनेंट को साथ ही रखते हैं अपने। यदि डायरेक्टली कंप्लेंट जो है कंप्लेनेंट ने डाली है मजिस्ट्रेट के सामने, तब भी जो है क्योंकि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर ही बनाता है और वो जो है कंप्लेनेंट को बुला करके सारी पूछताछ करके बनाता है,
तब भी वो जो है उसको साथ रखेगा जब सबमिट करेगा रिपोर्ट। और अगर डायरेक्टली उसके पास आई है कंप्लेंट लेकर के, तब भी जो है जब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी और सबमिट की जाएगी तो उसको जो है वो साथ ही रखेंगे। उसके बाद आता है कि समनिंग। जब वहाँ पे रिपोर्ट चली गई और ये हो गया कि हाँ जी डोमेस्टिक इंसिडेंट हुआ है कोई ना कोई, तो उसके बाद जो है रिस्पोंडेंट को जो है सम्मन किया जाता है, चाहे उसमें हस्बैंड हैं चाहे कोई भी इन लॉज हैं, तो उनको जो है सम्मन किया जाता है। और वो जो है उसके बाद जो है हम अपनी थर्ड स्टेज पे आते हैं कि वो उसका जो है कंप्लेंट का जो है वो रिप्लाई फाइल करते हैं। तो हालांकि इसमें कई प्रैक्टिकली इसमें आती हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो एक फॉर्मेट है। देखिए वो फॉर्मेट के हिसाब से जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो उसको भरता है और वो जो है वो सबमिट कर देता है। उसमें जो है कहीं भी जैसे हम एक प्लेंट या एक कंप्लेंट बनाते हैं पॉइंट वाइज, वो उस हिसाब से नहीं होती है। वो एक फॉर्मेट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से वो जो है उसमें हिंदी में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी लिखा जाता है, कुछ चीज़ें हैं वो टिक की जाती हैं उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं उसमें इस टाइप से होती हैं। तो कई बार रिप्लाई फाइल करने में जो है रिस्पोंडेंट के एडवोकेट जो होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि इसको कैसे फाइल करें। देखिए कई बार जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कंप्लेनेंट को अलग, या उसके अगर जो एडवोकेट है कंप्लेनेंट का, उसको बोल देते हैं कि आप एक जो है प्रॉपर जो है इसकी कंप्लेंट भी आप बना के दीजिए। यदि वो कंप्लेंट पैरावाइज बना के दे देते हैं तब तो जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं वो उस हिसाब से रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन यदि कंप्लेंट जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है और वो जो इंसिडेंट रिपोर्ट है सिर्फ वही एक फाइल की गई है, तो उसमें भी जो है जो कंप्लेंट होती है कंप्लेनेंट की, चाहे वो हाथ से लिखी हो चाहे वो कंप्यूटर टाइप्ड हो, तो वो भी जो है वो अटैच्ड होती है। लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट जब कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसको जो है प्रॉपर जो है फॉर्मेटिंग, या जैसे हम एक नॉर्मल फॉर्मल जो है कंप्लेंट फाइल करते हैं उस हिसाब से नहीं होती है, वो एक इनफॉर्मल वे में होती है। तो उसी हिसाब से जो है वो उसको जो है कंप्लेंट को भी अटैच किया जाता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के साथ। तो आप जो हैं यदि आपके पास सिर्फ वही चीज़ आई है और आपके एडवोकेट ने रिप्लाई देना है उसका, तो आप उसी के जो हैं पैरावाइज जो हैं जो उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के पैरावाइज जो हैं आपको रिप्लाई करने हैं। तो जैसे उसमें कई बार होता है कि भाई क्या हस्बैंड ने या इन लॉज ने जो है आपके ऊपर जो है इकोनॉमिक कोई ऑफेंस किया, इकोनॉमिक डोमेस्टिक ऑफेंस किया, या आपको कोई मार पिटाई करी, तो उसमें वो जो है हिंदी में लिख देते हैं यस हाँ जी करी, कब करी, ये है वो है, तो ऐसे वो लिख देते हैं। या मुझे इतने पैसे नहीं देते हैं वो महीने के, या कुछ भी वो जो है लिख देते हैं उसमें। तो ऐसे में आपको उसका पॉइंट का उसी हिसाब से रिप्लाई करना पड़ेगा, या आप जो है 2-3 पॉइंट्स को कवर करके भी जो है रिप्लाई बना सकते हैं। साथ में लास्ट में क्योंकि उसकी एक जो है कंप्लेंट भी लगी होती है, तो आप कंप्लेंट को पढ़ के भी जो है उसको जो है रिप्लाई बना सकते हैं कि उसका आपने डिनाई करने हैं, जो भी आपने अपनी डिफेंस रखनी है वो आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है रेप्लिकेशन फाइल्ड बाय कंप्लेनेंट इफ एनी। तो यदि उसके ऊपर अगर कंप्लेनेंट ने कोई अपना जवाब देना है, जो भी उन्होंने डिफेंस ली है उसके ऊपर जवाब देना है, तो वो जो कंप्लेनेंट जो है वो दे सकता है। हालांकि रेप्लिकेशन जो है इसमें प्रैक्टिकली जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं मांगते हैं, लेकिन यदि किसी को लगता है कि उसने डिफेंस में जो आया है उसके ऊपर भी जो है अपना कुछ व्यू पॉइंट रखना है या पॉइंट्स रखने हैं, तो वो जो है रेप्लिकेशन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और एरो जो आ रहा है डिसमिसल CRPC 468। देखिए ये जो है पॉइंट है लिमिटेशन का। लिमिटेशंस मीन्स कि यदि कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसका केस करने की क्या लिमिटेशन होगी। तो इसमें जो है 1 साल की लिमिटेशन रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसमें कि यदि 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इंसिडेंट हुए तो जो है वो कंप्लेंट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है लिमिटेशन के बाहर हो गई है। तो ये जो है उसी पॉइंट पे डिसमिस हो सकती है यदि इंसिडेंट्स पुराने हैं, 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और जो अपोजिट पार्टी है वो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन ले रही है, तो उस पर जो है प्रॉपर बहस होके जो है दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि डिसमिस करना है कि नहीं करना है। अभी हम इस वाले में जो है हम यही मानते हैं कि वो डिसमिस कर देगी 468 में। देखिए और इसमें अब दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो ये है कि जितने भी
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगा लीजिए या मैट्रिमोनियल के केसेस लगा दीजिए, इनमें जो है कोर्ट्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह की सेटलमेंट भी हो जाए, क्योंकि देखिए मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, हस्बैंड वाइफ के मैटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कहीं ना कहीं जो है कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें जो है कई बार कुछ ज़्यादा बोल गया, कुछ कम बोल गया, तो ऐसी चीज़ें जो है वो एक कोर्ट सोचती है कि उसके बेसिस पर जो है इतने बड़े जो हैं केसेस ना हुए और कहीं ना कहीं अगर कोई सेटलमेंट हो सकती है दोनों को बिठा करके पार्टीज़ में म्यूचुअल सेटलमेंट होती है ये, तो उसके लिए जो है वो मीडिएशन का जो मैकेनिज़्म है उसमें भी जो है वो उनकी हेल्प लेती है, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर आता है। तो वो जो है मैटर को यदि पार्टीज़ एग्री हैं तो वो मैटर को जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी के मीडिएशन काउंसिलेशन सेल में भेज देती हैं, जहाँ पे प्रॉपर पार्टीज़ को बिठा करके मीडिएटर्स जो हैं वो सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मली वो छोटे ही होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से जो है वो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या अगर मान लो किसी की कोई गलती है भी है तो उसमें जो है वो गलती मान के जो है अपनी सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं। और ये सेटलमेंट ज़रूरी नहीं कि वो मीडिएशन में ही भेजें, कई बार कोर्ट खुद भी जो है उसको सेटलमेंट करने के लिए जो है जो पार्टीज़ हैं उसको उनको मोटिवेट करती है, और ख़ुद भी जो है लगता है कि यहाँ कोर्ट में ही अगर सेटलमेंट हो सकती है तो कोर्ट में ही जो है वो दोनों पार्टीज़ को सुन के जो है वहीं पे भी सेटल कर सकते हैं इफ़ पार्टीज़ एग्री टू इट। उसके बाद चलते हैं कि यदि दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, कि यानी कि आपकी सेटलमेंट भी नहीं हो रही है और आपका डिसमिस भी नहीं हुआ, यानी कि केस जो है वो प्रॉपर चल रहा है आगे, तो ऐसे में जो है उसमें नॉर्मली जो है जो फीमेल जो कंप्लेंट करती हैं वो जो है मेंटेनेंस भी मांगती हैं। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस में भी जो है मेंटेनेंस का अधिकार जो है महिलाओं को होता है अपने पति से। तो ऐसे में जो है अब जो कोर्ट हैं एक डिटेल्ड एफिडेविट जो है दोनों पार्टी से मांगती हैं, जिसमें कि उनके एसेट्स और इनकम्स और लाइबिलिटीज़ वो सभी जो हैं वो कोर्ट में देने पड़ते हैं एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। जब वो चाहे वो एक फॉर्मल एफिडेविट भी हो सकता है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक बनाया गया फॉर्मेट, या कोर्ट जो है उनको एक नॉर्मल एफिडेविट भी कह सकती है कि आप अपनी जो है इनकम जो है उसकी आप एफिडेविट दो, आपके एसेट्स की एफिडेविट दो। तो ये जो है वो एफिडेविट जो है वो डिटेल में कोर्ट मांगती है, ताकि जो है दोनों पार्टीज़ की क्या इनकम है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सभी जो है एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट लेती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लेनेंट जो है नॉर्मली मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती हैं, तो साथ में उनकी जो है एक इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन होती है, कि इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है कि जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस जो है वो कंप्लेनेंट को मिलता रहे। तो उसके लिए ही जो होती है सबसे जो है ये मैं बता रहा हूँ आपको एफिडेविट जो लिया जाता है वो, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड करना है अभी कोर्ट ने, तो उसके लिए भी प्लस क्योंकि फाइनली भी डिसाइड करना है तो उसके लिए भी जो है एफिडेविट जो है ले लिया जाता है। और जब वो एफिडेविट आ जाता है तो उसके बाद जो है जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर जो है दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो है आर्गूमेंट्स होती हैं, और जो है उसके ऊपर जो है कोर्ट फिर उसके बाद ऑर्डर पास करती है कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो कितना जो है कंप्लेनेंट को बंधना चाहिए। तो ये जो है इस टाइम पे जाके जो है इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। जब इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है उसके बाद जो है वो नॉर्मल ऑन द मेरिट्स जो हैं इश्यूज फ्रेम होते हैं और उसके बाद केस चलता है। लेकिन इसी स्टेज पे मैं आपको बता दूं कि यदि इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर से जो है यदि जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो उससे एग्रीव्ड है तो वो उसकी जो है अपील कर सकती है अंडर सेक्शन 29 ऑफ डीवी एक्ट, और इसके लिए उसके पास जो है 1 महीने का टाइम होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 1 महीने का टाइम उसको मिलेगा कि वो उसकी अपील कर दे। और यदि वो अपील नहीं करता है तो उसको जो है जो भी मेंटेनेंस बंधा है वो देना पड़ेगा। कई बार जो है वो मेंटेनेंस जो है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस भी हो सकता है, और कई बार जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर को पढ़ के ही पता लगेगा कि मेंटेनेंस जो है वो कहाँ से देना है। यदि डेट ऑफ फाइलिंग से है तो आपको पिछला भी मेंटेनेंस जो है जितना बकाया हो गया है वो भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है इसमें।
उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, यदि आप अपील में नहीं जाते हैं या अपील में जाते हैं तो वो अपील डिसाइड होगी, और साथ के साथ जो है आपका इधर का जो है वो केस भी जो है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो उसके बाद जो है कोर्ट जो है इश्यूज़ फ्रेम करेगी, और फिर उसके बाद इश्यूज़ फ्रेम करने के बाद जो है कोर्ट जो है केस को एविडेंस पे लगा देगी। तो जो भी एलिगेशंस आए हैं उसमें उसको प्रूव करने के लिए, या जो भी डिफेंस ली है अपोजिट पार्टी ने, उसको भी अपना डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा बाय वे ऑफ एफिडेविट या अदर विटनेसेस। तो ये चीज़ें जो हैं ये दोनों ही पार्टीज़ ने करनी है अपने अपने एविडेंसेस में। जब एविडेंसेस की स्टेज आती है तो सबसे पहले जो है वो कंप्लेनेंट के एविडेंस होते हैं। जब वो कंप्लेनेंट के एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो रिस्पोंडेंट के एविडेंसेस पे आते हैं। तो जब भी कंप्लेनेंट अपना एविडेंस देगी, यानी कि अपना एफिडेविट हो सकता है, अपने घर वालों का किसी का दे सकती है जो कि उसके विटनेस रहे हैं, तो ऐसे में जो है जो रिस्पोंडेंट पार्टी होगी, अपोजिट पार्टी होगी, उसको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाएगा। तो इस टाइम पे जाके जो है रिस्पोंडेंट के एडवोकेट जो हैं कंप्लेनेंट के जो खुद को या उसके जो भी विटनेसेस हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, ताकि वो अपनी जो डिफेंस है वो उसको साबित कर सके। इसी तरह जब डिफेंस की जो है रिस्पोंडेंट के जो हैं एविडेंस होगा, तो उस टाइम पे जो है जो कंप्लेनेंट का एडवोकेट है, लॉयर है, वो जो है दूसरी पार्टी के विटनेसेस को जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। इसके बाद स्टेज आती है जब दोनों के एविडेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद दोनों जो है सबसे पहले जो है जब कंप्लेनेंट का एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना क्लोज करेगी एविडेंस। एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, वो खुद भी कर सकती है और उसको एडवोकेट भी कर सकता है। इसी तरह जो जब रिस्पोंडेंट का एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो खुद भी उसको क्लोज कर सकता है या उसका एडवोकेट भी उसको क्लोज कर सकता है। जब दोनों के एविडेंसेस क्लोज हो जाएंगे उसके बाद जो है केस जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे लग जाएगा। यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि अब जो है केस के जो है ऑन मेरिट्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो है दोनों एडवोकेट्स जो हैं, दोनों लॉयर्स जो हैं वो जो हैं आर्ग्यू करेंगे अपने अपने केस की। कंप्लेनेंट वाला अपनी तरफ से करेगा, उसके बाद जो है जो रिस्पोंडेंट वाला है वो अपनी तरफ से आर्ग्यू करेगा। तो दोनों के पक्ष सुन करके, दोनों की आर्ग्यूमेंट सुन करके जो है मजिस्ट्रेट जो है अपनी जजमेंट देगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी जो है ये स्टेज है, ये फ्लो चार्ट है आपके सामने कि फाइलिंग से लेकर के पूरी जजमेंट तक जो है ये कहाँ से क्या होता है, ये आपको समझने के लिए है। तो यदि आपको कोई और क्वेरी है इस रिगार्डिंग तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगली बार ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।